स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज का ये लेक्चर इस बैच का 20वां लेक्चर है। दिस इज 20th लेक्चर ऑफ दिस बैच और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है मानहानि, डिफेमेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग मानहानि से संबंधित प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे, डिफेमेशन से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों को यहां बताना चाहूंगा कि मानहानि से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में धारा 356 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं और धारा 356 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम सीधी सरल भाषा में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 356 जैसा कि मैंने अभी बताया वो मानहानि के अपराध से संबंधित है। ये धारा मानहानि के अपराध को परिभाषित भी करती है और दंडित भी करती है। सेक्शन 356 डिफाइंस एज वेल एज पनिशेस द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। तो सेक्शन 356 सबसेक्शन 1 अर्थात धारा 356 उपधारा 1 मानहानि को परिभाषित करती है। तो आइए इस परिभाषा के आवश्यक घटकों को, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ सरलीकृत तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 356 उपधारा 1 के अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा, whoever by words either spoken or intended to be read, या संकेतों द्वारा और by signs या दृश्य रूपणों द्वारा और by visible representation। तो ऑफेंडर क्या कर रहा है? या तो शब्दों द्वारा अर्थात बाई वर्ड्स, या फिर संकेतों द्वारा अर्थात बाई साइंस, या फिर दृश्य रूपणों द्वारा अर्थात बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशंस। जो अपराधी है इन माध्यमों में से किसी भी एक माध्यम द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए। तो किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगा रहा है, कोई इंप्यूटेशन कर रहा है अपराधी, वो जो व्यक्ति विशेष है वो इंप्यूटेशन कर रहा है, जो ऑफेंडर है वो विक्टिम के बारे में कोई इंप्यूटेशन कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है? इस आशय के साथ कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, इस इंटेंशन के साथ कि इस इंप्यूटेशन से वो जो विक्टिम है उसकी रेपुटेशन को हार्म किया जाए। मेक्स और पब्लिशेस एनी imputation concerning any person intending to harm his reputation, या फिर यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसा लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। यह जानते हुए, यह ज्ञान रखते हुए, विथ नॉलेज और हैविंग रीजन टू बिलीव, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए, आइदर नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इंप्यूटेशन विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम। तो या तो उसका इंटेंशन है रेपुटेशन को हार्म करने का, या फिर उसके पास नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि ऐसे इंप्यूटेशन से जो विक्टिम है उसकी रेपुटेशन को हार्म होगा, उसकी रेपुटेशन को हानि होगी, उसकी जो है उसकी ख्याति है उसकी ख्याति को अपहानि होगी। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान है, किसी दिए हुए व्यक्ति के संबंध में ये सारे ही आवश्यक घटक विद्यमान हैं, तो ये कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति मानहानि करता है। ये कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो डिफेमेशन का ऑफेंस करता है। लेकिन ये जो है ये इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इस धारा में कुछ अपवाद की स्थितियां भी हैं। तो इसलिए इसमें
इसके पश्चात अपवादित दशाओं के सिवा, अर्थात एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। तो जो अपवाद की स्थितियां हैं, उन अपवाद की स्थितियों को छोड़कर जो अपराधी है, वो उस अपराधी के बारे में यह कहा जा सकेगा कि उसने मानहानि का अपराध कारित किया है। और जो अपवाद की स्थितियां हैं, वो 10 अपवाद की स्थितियां दी गई हैं धारा 356 में, अर्थात मानहानि के अपराध के 10 अपवाद हैं। तो हम उन अपवादों को देखेंगे। तो उन 10 अपवाद की स्थितियों को छोड़कर अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति विशेष, वो जो अपराधी है, उसने मानहानि का अपराध कारित किया है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 356 उपधारा 1 के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 356 उपधारा 1 में 4 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, 4 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। तो आइए ये जो 4 स्पष्टीकरण हैं, इन स्पष्टीकरणों के प्रावधानों को भी हम सीधी सरल भाषा में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ हम ये जो एक्सप्लेनेशन है, उनके प्रोविजंस को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्टीकरण 1 के अनुसार किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन। तो किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन इफ, यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता। तो डिसीज्ड के संबंध में भी जो है मानहानि हो सकती है, लेकिन उसके कुछ जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जरूरतें हैं, कुछ वैधानिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ वैधानिक आवश्यकताएं हैं। वो आवश्यकताएं क्या हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करता, यदि वह व्यक्ति जीवित होता और साथ ही साथ उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित होता। यानी कि वो जो इम्प्यूटेशन है, दैट इम्प्यूटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन इफ ही वर लिविंग, और साथ ही साथ एंड इज इंटेंडेड टू बी हर्टफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 1 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्पष्टीकरण 2 यह प्रावधानित करता है कि किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में, यानी कि किसी कंपनी, एसोसिएशन का अर्थ है संगम, एसोसिएशन के लिए जो कीवर्ड है हिंदी में वो है संगम। तो किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह अर्थात कलेक्शन ऑफ पर्संस, तो किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में, यानी कि एज सच, यानी कि इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस एज सच, उसी हैसियत में। तो किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो अगर कोई व्यक्तियों का समूह है और उस समूह के रूप में, उस समूह की हैसियत में कोई लांछन लगाया जा रहा है, तो वैसा लांछन, वैसा इंप्यूटेशन भी डिफेमेशन की कोटि में आ सकेगा, मानहानि की कोटि में आ सकेगा। दैट मे अमाउंट टू डिफेमेशन। तो किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग अ कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस एज सच। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्पष्टीकरण 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है।
आइए हम ये देखते हैं कि स्पष्टीकरण 3 क्या उपबंधित करता है। तो स्पष्टीकरण 3 यह प्रावधानित करता है, यह उपबंधित करता है कि अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो अब ये बड़ा कठिन लग रहा होगा, मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा। तो आप ये समझिए कि लांछन, लांछन का मतलब है इंप्यूटेशन। तो एन इंप्यूटेशन किस स्वरूप में है वैसा लांछन? या तो अनुकल्प के रूप में है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, अनुकल्प के रूप में अर्थात इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। तो एन इंप्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, या व्यंग्योक्ति के रूप में, यानी कि और एन इंप्यूटेशन एक्सेप्ट एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली। तो अगर कोई आयरॉनिक स्टेटमेंट है, अगर कोई व्यंग्योक्ति है, अगर कोई व्यंग्योक्ति है, तो वो भी जो है मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है। यही ये स्पष्टीकरण 3 बता रहा है। अगर सीधे सरल भाषा में कहें, अगर कोई आयरॉनिक स्टेटमेंट है तो वो भी डिफेमेटरी हो सकता है। तो अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। अनुकल्प के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। अगर मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई करके समझाऊं एक एक करके, तो अनुकल्प के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। एन इंप्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव में अमाउंट टू डिफेमेशन, या फिर व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। एन इंप्यूटेशन एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली में ऑल्सो अमाउंट टू डिफेमेशन। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 3 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्पष्टीकरण 4 है, आइए हम उस स्पष्टीकरण के प्रावधानों को भी समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो स्पष्टीकरण 4 यह प्रावधानित करता है कि कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि ये परिस्थितियां विद्यमान ना हो। तो आइए वो परिस्थितियां क्या हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि नो imputation is said to harm a person's reputation unless no imputation is said to harm a person's reputation unless कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि unless, जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, यानी कि वो जो इंप्यूटेशन है डायरेक्टली, प्रत्यक्षता का मतलब डायरेक्टली, अप्रत्यक्षता का मतलब इनडायरेक्टली। तो जब तक कि वो जो इंप्यूटेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरों की दृष्टि में, यानी कि इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, तो जो लांछन है वो तब तक किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अर्थात वो जो इंप्यूटेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, वो क्या कर रहा है, वो उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को कम ना करे। तो वो जो इंप्यूटेशन है वो दूसरों की दृष्टि में, दूसरे के एस्टिमेशन में वो क्या कर रहा है, दैट इज लोअरिंग द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, दैट इज लोअरिंग द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को कम ना करे, अर्थात लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, शील को कम करे अर्थात लोअरिंग द कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए जो कीवर्ड है वो है शील। तो लोअर्स दैट कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट और ऑफ हिज कॉलिंग। तो उसकी जाति के संबंध में या उसकी आजीविका के संबंध में वो जो इंप्यूटेशन है वो क्या कर रहा है, उसके शील को कम कर रहा है, या फिर उस व्यक्ति की साख को कम ना करे, लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन। साख को कम करना मतलब लोअरिंग द क्रेडिट ऑफ, लोअरिंग द क्रेडिट। तो जब या फिर वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी साख को कम ना करे
unless it lowers the credit of that person, या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है, यानी कि लोथसम स्टेट में है। अब ये बड़ा कठिन कीवर्ड है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बार आप इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं। घृणोत्पादक दशा मतलब लोथसम स्टेट। तो यह विश्वास न कराए कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है, इस अपराध का जो पीड़ित व्यक्ति है, तो यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है, उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है, लोथसम स्टेट में है, या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है, ऐसे स्टेट में है जो जनरली कंसिडर की जाती है डिसग्रेसफुल। तो या फिर वो जो लांछन है यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है, unless it causes to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered disgraceful। तो ये उसके शरीर से संबंधित इंप्यूटेशन है। तो मैं आशा करता हूं कि स्पष्टीकरण 4 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अब तक के प्रावधानों को हम लोगों ने पढ़ा, जो परिभाषा पढ़ी और जो स्पष्टीकरण हमने देखा, स्पष्टीकरण 1 से लेकर 4 तक, उन प्रावधानों पर आधारित कुछ उपयुक्त उदाहरण है। उन उदाहरणों के माध्यम से जो मानहानि की परिभाषा है उसके आवश्यक घटक हैं, जो अब तक हम लोगों ने इन प्रावधानों को देखा, वो सारे प्रावधान आप सब लोगों को और भी ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम इन उदाहरणों के माध्यम से मानहानि के अब तक के प्रावधानों को और भी स्पष्ट तरीके से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए, ए यह विश्वास कराने के आशय से कि जेड ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है यह एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने ख की घड़ी कभी नहीं चुराई, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई। ए यह विश्वास कराने के आशय से कि जेड ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है, वो ये कहता है कि जेड एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई है। ए सेज जेड इज एन ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बीज वॉच, intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch। तो यह विश्वास कराने के लिए, यह विश्वास कराने के आशय से कि वो Z ही है जिसने B की घड़ी चुराई है, वो इस प्रकार उसने जो है एक स्टेटमेंट दिया, एक आयरॉनिक स्टेटमेंट दिया। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है, ये जो है ऐसा वक्तव्य, ये मानहानिकारक है, ये डिफेमेटरी है, जब तक कि यह 10 अपवादों में से किसी एक अपवाद के अंतर्गत ना आता हो। तो मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण से आप सब लोगों को जो मानहानि के प्रावधान है, मानहानि की परिभाषा है, वो और ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और उपयुक्त उदाहरण को हम आइए देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम मानहानि की परिभाषा को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए ए से पूछा जाता है कि बी की घड़ी किसने चुराई है। A is asked as to who stole B's watch, और ए यह विश्वास कराने के आशय से कि Z ने ही B की घड़ी चुराई है, Z की ओर संकेत कर देता है। A points to Z, intending to cause it to be believed that Z stole B's watch। यह विश्वास कराने के आशय से ही कि Z ने ही B की वॉच चुराई है, B की घड़ी चुराई है, वो जो है Z की तरफ इंगित कर देता है, इशारा कर देता है। तो ये उसका ऐसा कृत्य, ये भी मानहानिकारक है, जब तक कि ये जो मानहानि के अपराध के अपवाद हैं, उन अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत ना आता हो। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 356 उपधारा 1 के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को इन दो उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से और भी ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा 2.0 बैच, जो प्रतिभा 1.0 बैच की तरह ही लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करता है। ये बैच लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। अगर कोई भी स्टूडेंट
अपने आप को लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च में सुदृढ़ करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, तो वो इस बैच को ज्वाइन करके लाभान्वित हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है एक एक करके जो मानहानि की परिभाषा है उसके अपवादों को देखेंगे। तो आइए हम पहले अपवाद की तरफ बढ़ते हैं, और जो पहला अपवाद है वो संबंधित है लोक कल्याण के लिए लांछन से, इंप्यूटेशन फॉर पब्लिक गुड। तो आइए इस अपवाद के आवश्यक घटकों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अपवाद के अनुसार किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है यदि यह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए। तो इट इज नॉट डिफेमेशन टू इंप्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू। तो पहली बात तो यह है कि वो जो लांछन है, वो जो इंप्यूटेशन है, दैट इज ट्रू, वो सत्य बात है। और साथ ही साथ और भी क्या आवश्यक घटक हैं? तो इट इज नॉट डिफेमेशन टू इंप्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड। तो जो इंप्यूटेशन है वो सत्य है, और किस लिए लगाया जा रहा है? पब्लिक गुड के लिए, वो जो है लोक कल्याण के लिए लगाया जा रहा है। तो और ऐसा जो इंप्यूटेशन, ऐसा लांछन लोक कल्याण के लिए है कि नहीं, पब्लिक गुड के लिए है कि नहीं, ये जो है ये तथ्य का प्रश्न है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो मैं आशा करता हूं कि अपवाद 1 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अपवाद 2 है वो क्या करता है, वो क्या कहता है, किस चीज से संबंधित है, आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 2 संबंधित है लोक सेवक के आचरण पर राय से, यानी कि ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। एक्सेप्शन 2 रिलेट्स टू ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। तो आइए इस अपवाद के आवश्यक घटकों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अपवाद के अनुसार, अपवाद 2 के प्रावधानों के अनुसार, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में, आचरण के विषय में कोई राय सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। यानी कि इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन। तो पहली बात तो यह है कि इसमें जो चीज कवर्ड है, जो चीज इस अपवाद के अंतर्गत आती है, वो है ओपिनियन, यानी कि राय। राय कैसी है? राय किस प्रकार दी जा रही है? गुड फेथ में दी जा रही है, सद्भाव पूर्वक दी जा रही है। किस चीज से संबंधित है वो राय? वो लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन के आचरण के विषय से संबंधित है। यानी कि दैट ओपिनियन इज रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। यानी कि जो राय है एक लोक सेवक के संबंध में दी गई है, और वो भी किस संबंध में? उस लोक सेवक के, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन के संबंध में, यानी कि इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। तो अपवाद 2, अगर फिर से मुझे रिविजिट करना हो अपवाद 2 के प्रावधानों को, तो ये कहा जा सकता है कि लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में, आचरण के विषय में कोई राय सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। मैं आशा करता हूं कि अपवाद 2 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम अपवाद 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो अपवाद 3 संबंधित है लोक प्रश्न के संबंध में राय से, यानी कि ओपिनियन ऑन कंडक्ट रिस्पेक्टिंग पब्लिक क्वेश्चन। तो आइए हम इस अपवाद के प्रावधानों को सरलीकृत तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 3 के अनुसार कोई राय किसी लोक प्रश्न के संबंध में
किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। तो ये थोड़ा सा कठिन समझ में आ रहा होगा, जब मैं इसको इंग्लिश के कीवर्ड्स के साथ रिलेट करूंगा तो बिल्कुल ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कोई राय यानी कि एनी ओपिनियन, कोई राय, ओपिनियन, ओपिनियन किस चीज से संबंधित है? किसी लोक प्रश्न के संबंध में। एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग, कोई राय किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में। एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। राय कैसी है? राय इज रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, और कंडक्ट इज टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। तो राय कैसी है? वो किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, और आचरण किस चीज के संबंध में है? वो लोक प्रश्न के संबंध में। द ओपिनियन इज रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड दैट कंडक्ट टचेज एनी पब्लिक क्वेश्चन। और साथ ही साथ उसके शील के विषय में, उस व्यक्ति के कैरेक्टर के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, केवल उसी सीमा तक। तो कोई राय किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो। सो एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, opinion is regarding the conduct of any person and that conduct touches any public question. So any opinion respecting the conduct of any person, touching any public question and respecting his character, so far as his character appears in that conduct, तो ऐसी राय सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। To express such opinion in good faith is not defamation. तो मैं आशा करता हूं कि अपवाद 3 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपवाद 4 किस चीज से संबंधित है, आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 4 न्यायालय की कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट से संबंधित है। सारतः सही रिपोर्ट यानी कि सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट, यानी कि सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो अपवाद 4 के अनुसार किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की, यानी कि किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की, यानी कि रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग या द रिजल्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, दोनों ही बातें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन, मानहानि नहीं है। क्या मानहानि नहीं है? टू पब्लिश, क्या पब्लिश करना मानहानि नहीं है? सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, सारतः सही रिपोर्ट को पब्लिश करना, प्रकाशित करना। इट इज नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश substantially true report of the proceedings of a court or the result of any such proceedings. तो अपवाद 4 के अनुसार किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश substantially true report of the proceedings, true report of the proceedings of a court or of the result of such proceedings. तो मैं आशा करता हूं कि अपवाद 4 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम आगे के प्रावधानों की तरफ बढ़ते हैं। अब अपवाद 5 के प्रावधानों को आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अपवाद 5 संबंधित है न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले पर राय से, यानी कि ओपिनियन ऑन अ केस डिसाइडेड बाय कोर्ट। तो कोई राय किसी ऐसे मामले के गुण के विषय में, गुण के विषय में यानी कि मेरिट्स। देखिए जो भी कीवर्ड्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करता चलता हूं और एम्फसाइज करता हूं, क्योंकि गुणागुण के लिए
मतलब गुणागुण जो शब्द है रिप्लेस नहीं किया जा सकता, अगर रिप्लेस किया जाएगा तो आंसर की क्वालिटी घट जाएगी, उसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिसिंग हो जाएगा। और गुणागुण जब मैंने शब्द यूज किया तो उसका जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है या फिर इंग्लिश का जो कीवर्ड है मैंने वही एम्फेसाइज कर दिया या बता दिया। तो कोई राय किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, यानी कि एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ अ केस, सिविल और क्रिमिनल, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट। तो केस कैसा है, वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, और राय कैसी है, वो जो है मेरिट्स के बारे में है, गुणागुण के बारे में। और जो ये सिविल या क्रिमिनल केस है दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट। तो कोई राय किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, यानी कि एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी केस, सिविल और क्रिमिनल, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट। या फिर दूसरा क्या आवश्यक घटक है, तो कोई राय किसी ऐसे मामले के पक्षकार यानी कि पार्टी, साक्षी यानी कि विटनेस, अभिकर्ता यानी कि एजेंट। तो कोई राय या फिर कोई राय किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसी व्यक्ति के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से संबंधित, उस आचरण से प्रकट होता हो। एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी, पक्षकार के तौर पर, एज अ विटनेस, साक्षी के तौर पे, और एज एन एजेंट यानी कि अभिकर्ता के तौर पर, इन एनी सच केस, और रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ सच पर्सन एज फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कॉन्डक्ट, एज फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कॉन्डक्ट। तो ऐसी राय को सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। टू एक्सप्रेस सच ओपिनियन इन गुड फेथ इज नॉट डिफेमेशन। तो मैं आशा करता हूं कि अपवाद 5 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपवाद 6 जो संबंधित है वो संबंधित है कृति के गुणागुण के विषय में राय, यानी कि ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो आइए अपवाद 6 के आवश्यक घटकों को भी हम सीधी सरल भाषा में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 6 के अनुसार कोई राय अर्थात एनी ओपिनियन, कोई राय किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में, एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस। और कृति कैसी है, किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसे उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो। एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस which its author has submitted to the judgment of public। तो कृति कैसी है, कृति ऐसी है कि उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए, पब्लिक जजमेंट के लिए उस कृति को रखा हो। जो परफॉर्मेंस है, that performance is such which its author has submitted to the judgment of the public। तो कोई ऐसी राय, कोई ऐसा ओपिनियन जो किसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसे उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा है, कोई ऐसा ओपिनियन जो संबंधित है मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस से। और परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस इज सच which its author has submitted to the judgment of the public। या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, अर्थात और रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ द ऑथर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन सच परफॉर्मेंस। तो ऐसी राय को सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। टू एक्सप्रेस सच ओपिनियन इन गुड फेथ इज नॉट डिफेमेशन। मैं आशा करता हूं कि अपवाद 6 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अपवाद 7 है, आइए हम ये जानते हैं कि अपवाद 7 क्या प्रावधानित करता है। तो अपवाद 7
किस चीज से संबंधित है? विधि या संविदा द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से सद्भाव पूर्वक परिनिंदा। अब ये देखिए, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ गया, परिनिंदा। और परिनिंदा के लिए जो इंग्लिश में कीवर्ड है दैट इज सेंसर। तो विधि या संविदा द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से सद्भाव पूर्वक परिनिंदा से संबंधित है अपवाद 4। एक्सेप्शन 7 रिलेट्स टू सेंसर इन गुड फेथ अंडर लॉफुल अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए हम अपवाद 7 के आवश्यक घटकों को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड्स के साथ सीधी सरल भाषा में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 7 यह प्रावधानित करता है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई प्राधिकार रखता हो, यानी कि अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी ओवर अनदर पर्सन। तो जिसके ऊपर जो इस अपवाद का फायदा लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, वो व्यक्ति क्या है? वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई प्राधिकार रखता है, कोई लॉफुल अथॉरिटी रखता है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। और लॉफुल अथॉरिटी कैसी है? जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त है या फिर किसी विधिपूर्ण संविदा से उत्पन्न है। दैट लॉफुल अथॉरिटी इज आइदर कन्फर्ड बाय लॉ और दैट राइजेज आउट ऑफ अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राधिकार कैसा है, अथॉरिटी कैसी है? वो या तो जो है विधि द्वारा प्रदत्त है, अर्थात दैट इज आइदर कन्फर्ड बाय लॉ और इट अराइजेज आउट ऑफ अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो परिनिंदा है वो किस चीज से संबंधित है? ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित है, यानी कि इन मैटर्स टू विच सच लॉफुल अथॉरिटी रिलेट्स। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो उस परिस्थिति में उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भाव पूर्वक परिनिंदा करना मानहानि नहीं है। अंडर दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस टू पास इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक, टू पास इन गुड फेथ एनी सेंसर ऑन द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन इज नॉट डिफेमेशन। तो मैं आशा करता हूं कि अपवाद 7 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपवाद 7 के प्रावधानों को आइए हम एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए किसी साक्षी के आचरण की या न्यायालय के किसी अधिकारी के आचरण की सद्भाव पूर्वक परिनिंदा करने वाले न्यायाधीश इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जजेस censuring in good faith the conduct of a witness or of an officer of the court are within the exception, are within this exception। मैं आशा करता हूं कि इस उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से आप सब लोगों को अपवाद 7 के सभी प्रावधान, सभी आवश्यक घटक बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपवाद 8 की तरफ हम आइए बढ़ते हैं। अपवाद 8 संबंधित है विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्तियों के समक्ष अभियोग। अब अभियोग के लिए जो कीवर्ड है, अभियोग शब्द के लिए जो इंग्लिश में कीवर्ड है वो है एक्यूजेशन। प्रोसिक्यूशन शब्द का उपयोग नहीं किया गया, एक्यूजेशन शब्द है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है। तो विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्तियों के समक्ष अभियोग, एक्यूजेशन बिफोर पर्सन्स हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। तो आइए अपवाद 8 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग, an accusation against any person, तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों के समक्ष लगाया जाए जो उस व्यक्ति पर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हैं। यानी कि टू प्रेफर एन एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन बिफोर दोज पर्सन्स हु हैव लॉफुल अथॉरिटी, और विधिपूर्ण प्राधिकार किस संबंध में है? विद लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्यूजेशन। एक्यूजेशन है
एक्यूजेशन लगाया जा रहा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और किसके समक्ष लगाया जा रहा है? जो उस व्यक्ति पर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हैं, बिफोर दोज पर्सन्स हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्यूजेशन। और साथ ही साथ वो जो एक्यूजेशन है वो सद्भाव पूर्वक लगाया जाना होना चाहिए, यानी कि आवश्यक है कि वो जो एक्यूजेशन है, वो जो अभियोग है वो सद्भाव पूर्वक लगाया गया हो। दैट accusation must be made in good faith। वो अभियोग जो है सद्भाव पूर्वक लगाया गया हो, यह आवश्यक है। तो इन परिस्थितियों में अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं, तो ऐसा जो है अभियोग, ऐसा एक्यूजेशन मानहानि नहीं है, ऐसा एक्यूजेशन डिफेमेशन नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अपवाद 8 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से भी हम अपवाद 8 के प्रावधानों को आइए समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक मजिस्ट्रेट के समक्ष Z पर सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाता है, या यदि A एक सेवक Z के आचरण के संबंध में Z के मालिक से सद्भाव पूर्वक शिकायत करता है, या यदि एक शिशु Z के संबंध में Z के पिता से सद्भाव पूर्वक शिकायत करता है, तो A इस अपवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सारी शिकायतें किसके समक्ष की जा रही हैं? उसके समक्ष की जा रही हैं जो जिसकी शिकायत की गई है उसके ऊपर वो जो व्यक्ति है वो विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है। इफ A in good faith accuses Z before a magistrate, या और if A in good faith complains of the conduct of Z, a servant to Z's master, or if A in good faith complains of the conduct of Z, a child to Z's father, A is within this exception। तो मैं आशा करता हूं कि अपवाद 8 के सभी आवश्यक घटक आप सब लोगों को इस उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अपवाद 9 है, आइए हम अपवाद 9 के प्रावधानों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। अपवाद 9 संबंधित है हितों की रक्षा के लिए लांछन से, इम्प्यूटेशन इन गुड फेथ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। हितों की रक्षा के लिए लांछन, और ये लांछन किस प्रकार लगाया जा रहा है? गुड फेथ में लगाया जा रहा है, सद्भाव पूर्वक लगाया जा रहा है। तो आइए अपवाद 9 के प्रावधानों को हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 9 यह प्रावधानित करता है कि किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अनदर पर्सन। लेकिन कब? तभी जब वह लांछन सद्भाव पूर्वक लगाया गया, प्रोवाइडेड दैट द इम्प्यूटेशन इज मेड इन गुड फेथ, और साथ ही साथ या लगाने वाले व्यक्ति के हितों की संरक्षा के लिए हो, या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा के लिए हो, और इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग सच इम्प्यूटेशन और ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर लोक कल्याण के लिए हो, अर्थात पब्लिक गुड के लिए हो। तो कोई इम्प्यूटेशन, कोई लांछन मानहानिकारक, डिफेमेटरी कब नहीं होगा? वो तभी मानहानिकारक नहीं होगा जब ये जो आवश्यक घटक हैं, इन आवश्यक घटकों में से कोई भी आवश्यक घटक एक विद्यमान रहेगा। तो ऐसा लांछन तभी जो है मानहानिकारक नहीं होगा जब वह लांछन जो है सद्भाव पूर्वक लगाया गया हो, प्रोवाइडेड दैट इम्प्यूटेशन इज मेड इन गुड फेथ, या फिर ऐसा लांछन लगाने वाले व्यक्ति के हितों की संरक्षा के लिए हो, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा के लिए हो, और इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, और इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर ऐसा लांछन लोक कल्याण के लिए हो, इट इज फॉर द पब्लिक गुड। तो मैं आशा करता हूं कि अपवाद 9 सभी आवश्यक घटक
आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए अपवाद 9 के प्रावधानों को, सभी आवश्यक घटकों को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं, एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। उदाहरण के लिए ए एक दुकानदार है और वह अपने कारोबार प्रबंधक यानी कि बिजनेस मैनेजर बी से कहता है कि जेड को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नकद धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। Sell nothing to Z unless he pays you ready money, for I have no opinion of his honesty. यदि उसने Z पर यह लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भाव पूर्वक लगाया है, तो वो जो व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है इस उदाहरण में, वो इस अपवाद के अंतर्गत आता है। A is within the exception if he has made this imputation in good faith for the protection of his own interest. तो मैं आशा करता हूं कि इस उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से आप सब लोगों को अपवाद 9 के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। ये जो अंतिम अपवाद है, अपवाद 10, हम उस अपवाद के प्रावधानों को भी सीधी सरल भाषा में, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं के कीवर्ड के साथ समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 10 संबंधित है भलाई या लोक कल्याण हेतु सावधानी से, यानी कि कॉशन फॉर वेलफेयर और पब्लिक गुड। एक्सेप्शन 10 रिलेट्स टू कॉशन फॉर वेलफेयर और पब्लिक गुड। तो आइए ये जो अपवाद 10 है उसके आवश्यक घटकों को हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपवाद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू कन्वे अ कॉशन, सद्भाव पूर्वक सावधान करना, टू कन्वे अ कॉशन। इट इज नॉट डिफेमेशन टू कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, परंतु तभी जब ऐसी सावधानी, यानी कि प्रोवाइडेड दैट सच कॉशन, परंतु तभी जब ऐसी सावधानी उस व्यक्ति के भलाई के लिए हो जिसे वह दी गई हो, यानी कि इज इंटेंडेड फॉर द गुड ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज कन्वेड, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए आशित हो जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, अर्थात और इज इंटेंडेड फॉर सम पर्सन इन हुम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, या फिर लोक कल्याण के लिए आशित हो और इज इंटेंडेड फॉर पब्लिक गुड। तो कॉशन अगर दिया जा रहा है, कॉशन अगर कन्वे किया जा रहा है, तो वो भी डिफेमेटरी नहीं होगा, प्रोवाइडेड जब तक कि ये जो आवश्यक घटक हैं वो आवश्यक घटक पूरे ना हो जाएं। और वो आवश्यक घटक क्या है, आइए हम फिर से एक बार इस प्रावधान को पढ़ के समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू कन्वे अ कॉशन इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, परंतु तब जब ऐसी सावधानी, परंतु ऐसा तभी होगा जब ऐसी सावधानी, प्रोवाइडेड दैट सच कॉशन, परंतु यह तभी होगा जब ऐसी सावधानी किस लिए दी जा रही है, उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिसे वह दी गई हो, अर्थात provided that such caution is intended for the good of the person to whom it is conveyed, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए आशित हो जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, और is intended for some person in whom that person is interested, वह व्यक्ति हितबद्ध है अर्थात that person is interested, या फिर लोक कल्याण के लिए आशित हो और is intended for public good। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 356 उपधारा 1 का जो 10वां अपवाद है, जो 10th एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के सभी आवश्यक घटक आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो दंड के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं धारा 356 के अंतर्गत, हम उन प्रावधानों को समझेंगे और पढ़ेंगे। और धारा 356 उपधारा 2 से लेकर धारा 356 उपधारा 4 तक मानहानि के संबंध में दंड के प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए इन प्रावधानों को भी हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 356 उपधारा 2 के अनुसार
जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, whoever defames another person, उसे सादा कारावास से जो अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, अथवा सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 356 उपधारा 2 के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 356 उपधारा 3 और धारा 356 उपधारा 4 दंड का प्रावधान करती है। किस संबंध में? एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ डिफेमेशन के संबंध में, यानी कि मानहानि के गुरुतर स्वरूपों के संबंध में दंड का प्रावधान दिया गया है धारा 356 उपधारा 3 और धारा 356 उपधारा 4 में। एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ डिफेमेशन आर पनिश्ड अंडर सेक्शंस 356 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 356 सबसेक्शन 4। तो आइए हम धारा 356 उपधारा 3 के प्रावधानों को भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई यह जानते हुए या यह विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए, whoever knowing or having good reason to believe, जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए, whoever knowing or having good reason to believe that a matter is defamatory of any person, तो जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि कोई बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, डिफेमेटरी है, उसे क्या करेगा? या तो मुद्रित करेगा या उत्कीर्ण करेगा, या तो उसको प्रिंट करेगा या फिर उसको एनग्रेव करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसे सादा कारावास से जो अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 356 उपधारा 3 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब धारा 356 उपधारा 4 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, यानी कि किसी प्रिंटेड या इनग्रेव्ड सब्सटेंस को, तो जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है, यानी कि वो जो सब्सटेंस है दैट कंटेन्स डिफेमेटरी मैटर, तो जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा। बेचेगा यानी whoever sells, बेचने की प्रस्थापना करेगा, ऑफर्स टू सेल। तो जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा, सेल करेगा या ऑफर टू सेल करेगा, whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, और यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, अनजाने में नहीं, जानते हुए, यह ज्ञान रखते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, knowing that it contains such matter, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 356 उपधारा 4 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मानहानि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधान आप सब लोगों को समझ में आए होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास भी आप सब लोगों को इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।